आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसमें हम समझेंगे कि बालकों में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है और बालक उससे कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और इसमें हम बारी बारी से समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में पहले हम हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है, यानी कि हेरिडिटी क्या होता है और बच्चों को हेरिडिटी किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट है कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से संतान को शारीरिक और मानसिक गुण जैसे कि रंग, कद, बुद्धि, चेहरा की बनावट प्राप्त होती है। यानी कि वंशानुक्रम क्या है, यानी कि वंशानुक्रम क्या है कि जो माता पिता या जो उसके माता पिता होते हैं उसके द्वारा संतान को शरीर और मानसिक गुण, यानी कि माता पिता द्वारा जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक गुण जैसे कि रंग, कद, भेद, चेहरा की बनावट, ये माता पिता से मिलते जुलते जो गुण होते हैं उसका माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होना, ये हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, ये गुण जीन यानी जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं जो गर्भ धारण के समय शुक्राणु और अंडाणु से मिलते हैं। यानी कि जो बच्चों में हमें माता पिता से संबंधित गुण देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चे का आँख पिता से मिलेगा, बच्चे के बाल पिता से मिलेंगे, बच्चे के जो होठ है वो पिता से मिलेंगे, या स्किन के जो कलर है वो पिता से मिलेंगे। ये सब जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो जो भी गुण ट्रांसफर होता है वो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है। जीन्स क्या होता है कि जब पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु से निषेचन करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो शुक्राणु में जीन्स होते हैं पिता के या अंडाणु में माता के जो जीन्स होते हैं, इन दोनों के द्वारा बच्चे के जो शरीर की बनावट होती है उन दोनों से मिलती जुलती देखने को मिलती है, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम की परिभाषा रही कि वंशानुक्रम क्या होता है। यानी कि बेसिकली जो मतलब है वंशानुक्रम का मतलब कि जो माता पिता से जीन्स ट्रांसफर होते हैं और बच्चों में उनके जो गुण दिखाई देते हैं, जैसे बाल का रंग या बाल का घुंघराला होना, उसकी शरीर की बनावट, ये जिन चीजें तमाम चीजें के दिखाई देते हैं वो माता पिता से मिले होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम पर क्या परिभाषा दिया है। ठीक है, इसमें पहले है एच ए पीटरसन। इनकी परिभाषा है कि वंशानुक्रम वह है जो व्यक्ति अपने माता पिता या और पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। यानी कि इनका कहना है कि वंशानुक्रम क्या है कि जो उसके माता पिता या उसके पूर्वजों से जो उसके गुण या जो उसकी कद या जो उसकी शरीर की बनावट ये देखने को मिलती है वो उससे उसके पूर्वज या माता पिता से मिलती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक है आर एस वुडवर्थ। उनकी परिभाषा है कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो व्यक्ति में जन्म से पहले या गर्भधारण के समय मौजूद होते हैं। यानी कि वंशाणु क्या है कि जब कोई शुक्राणु अंडाणु मिलकर भ्रूण बनना शुरू हो जाता है तो उसकी जो वंशाणु की प्रक्रिया है उस भ्रूण से ही शुरुआत होने लगती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है यानी कि जन्म लेने से पहले ही उसका वंशानुक्रम या हेरिडिटी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने वंशानुक्रम की संबंधित मत दिया। ठीक है, तो ये सी टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषा से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसमें है अगला पॉइंट कि वंशानुक्रम बच्चे की शारीरिक बनावट, बुद्धि और स्वभाव की संभावित क्षमता निर्धारित करती है। यानी कि वंशानुक्रम क्या है कि बच्चे की जो शारीरिक बनावट होती है, जैसे कि आँख, नाक, उसके हाथ, त्वचा, चेहरे की बनावट, अंगूठा यानी कान, ये सारी चीज जो है उसके माता पिता से वंशानुक्रम के तहत आती है।
ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि उसके माता पिता के गुण उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जारे जो जो सारी चीजें हैं वो वंशानुक्रम के तहत उसके माता पिता से उसको मिलती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि आंख का रंग, ऊंचाई, चेहरा की विशेषताएं और कुछ हद तक बुद्धि स्तर, यानी कि हम उदाहरण के रूप में कुछ देख सकते हैं कि जो आंख की बनावट होती है वो पिता से या माता से मिलती है, उसकी ऊंचाई भी माता या पिता से मिलती है। जो चेहरे की विशेषता होती है वो हल्का हल्का माता या पिता से देखने को मिलती है, और बुद्धि भी, जहाँ तक बुद्धि का भी हमको असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो बच्चों को उसके माता पिता या उससे पूर्वजों से मिलता है। उसी को हम हेरिडिटी या एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि जो उसकी शरीर की बनावट होती है वो उसके शरीर की बनावट उसके माता पिता या जीन्स के द्वारा उसको प्राप्त होता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं कि वातावरण यानी इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है कि वातावरण में वो सभी बाहरी कारक शामिल हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, स्कूल, समाज, सांस्कृतिक पोषण और शिक्षा। यानी कि वातावरण क्या होता है कि जो बाहरी पर्यावरण, जब यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और जो उसका एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट या स्कूल का एनवायरनमेंट जो उसको मिलता है, उन चीज़ों को सीखता है, उसी को हम वातावरण कहते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा अपने परिवार में रहता है, परिवार की चीज़ों को सीखता है, समझता है, जैसी वहाँ की भाषा होती है, जैसा वहाँ का कल्चर होता है, उन चीज़ों को सीखता है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट रहा, ठीक है। इसके बाद अगला है टॉपिक, अगला है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण पर क्या बोला उसको देख लेते हैं। तो बात जैसे सीबी गौर की परिभाषा है कि वातावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को घेरे रहता है, जिसके प्रति वह सचेत और अचेतन रूप से प्रतिक्रिया करता है। यानी कि वातावरण से बच्चे घिरे होते हैं और उसी से सब चीज सीखते हैं और जानते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक है इसमें कि वातावरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा है बाह्य वातावरण। अब इसको हम समझ लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं आंतरिक वातावरण को कि आंतरिक वातावरण क्या होता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गर्भ में बच्चे को मिलने वाली परिस्थितियां जैसे माँ का स्वास्थ्य, पोषण और हार्मोन, उसको हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। आंतरिक वातावरण क्या होता है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है, जो माँ के गर्भ में होता है उसको जो पोषण उसके माँ के द्वारा मिलता है, जैसे स्वास्थ्य, उसकी देखभाल, पोषण, हार्मोन, ये चीजें जो उसको मिलती है, इसको हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। यानी अंदर का जो वातावरण उसको मिलता है कि कैसे जगह माँ रह रही हो, माँ रह रही हो, कैसे जगह वो निवास कर रही हो, किस स्थान पर रही हो, चिंतित तो नहीं रह रही है, ये सब जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पर उसके माँ के इंटरनल यानी आंतरिक वातावरण पर मिलता है। उसके स्वास्थ्य भी उसकी आंतरिक वातावरण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये आंतरिक वातावरण रहा, ठीक है। इसके बाद एक बाह्य वातावरण होता है जिसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। और बाह्य वातावरण क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो जन्म के बाद की परिस्थिति जैसे जलवायु, पर्यावरण, स्कूल, दोस्त, सामाजिक, संस्कृति, ये सब बाह्य वातावरण होता है। बाह्य वातावरण क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पृथ्वी पर आता है, तो उसको कैसी जलवायु मिलती है, कैसा परिवार मिलता है, वो स्कूल जाता है तो वहाँ के स्कूल का कल्चर कैसे मिलता है, दोस्त कैसे मिलते हैं, और वहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर कैसा है, ये चीजें बाहरी वातावरण कहलाते हैं। और बच्चा इन चीजों से सीखता है और समझता है, तो इसी को हम बाहरी वातावरण कहते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और अपने आसपास की चीजें से समाहित या उससे कोलैबोरेट करने लगता है, तो उसी को हम बाह्य वातावरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वातावरण है वो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य वातावरण, ठीक है। इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं, अगला इसमें क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि जो बाह्य वातावरण है वो कैसे चीजों को रिलेट करता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बच्ची जिसे संगीत में वातावरण और प्रशिक्षण मिलता है, वह अपनी अनुवांशिक संगीत प्रतिभा को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। यानी कि
किसी परिवार के जो सदस्य हैं उस परिवार में संगीत का ज़्यादा रुचि है, और उस रुचि से जो बच्चे होते हैं उस एनवायरनमेंट में रह के उन चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं, जिसको हम एक बाह्य वातावरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण रहा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक कि वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर प्रक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों में वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर क्रिया करती है, उसी से बच्चों का निर्माण होता है। जैसे मनोवैज्ञानिक लुमलेन का कहना है, यह न तो केवल वंशानुक्रम और न ही केवल वातावरण बल्कि दोनों का संयोजन है। यानी कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो केवल वंशानुक्रम से नहीं हो सकता है, वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का संयोजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि एक बच्चे को बुद्धिमत्ता के लिए वंशानुक्रम की क्षमता मिल सकती है, लेकिन उचित शिक्षा और पोषण के बिना वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण में दोनों आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चों की बुद्धि उसके वंशानुक्रम से मिल सकती है, लेकिन उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए या उस बुद्धि को और बेहतर बनाने के लिए उसको अच्छा पोषण की आवश्यकता होती, अच्छा शिक्षा की आवश्यकता होती है, और अच्छा एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। उसी से बच्चे के बुद्धि का विकास और स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों निर्भर होना चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, जंगलों में पले बड़े बच्चे यानी कि फेरल चिल्ड्रेन सामाजिक और मानसिक विकास में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उचित सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो जंगल में पले बड़े जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो एसटी समुदाय के जो बच्चे होते हैं, क्या होता है कि उनके ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, और जंगलों में निवास होने के कारण उनकी जो सामाजिक या मानसिक जो विकास होना चाहिए वो थोड़ा पिछड़ जाता है। पिछड़ जाने के कारण क्या होता है कि उस जो जंगल की एनवायरनमेंट है कुछ अलग है, और जो बाहर की एनवायरनमेंट है कुछ अलग है। तो इन कारणों से उसको वातावरण नहीं मिल पाता है अच्छा, जिसके वजह से उनका जो मानसिक और सामाजिक विकास होता है वो धीरे धीरे पिछड़ जाता है अन्य बालकों के तरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट और वंशानुक्रम होता है दोनों आवश्यक है बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वंशानुक्रम बच्चे की क्षमता यानी पोटेंशियल निर्धारित करता है, जबकि वातावरण यह तय करता है कि वह क्षमता कितनी हद तक प्राप्त होगी। यानी कि वंशानुक्रम क्या होता है कि बच्चे की क्षमता निर्धारित करता है, कि यानी बच्चे को एक बेस बनाता है। ठीक है, और वातावरण क्या करता है कि उस बेस को मजबूत करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उन चीजों को अपने बोलने या सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। यानी कि बच्चे को जब तक हम उसको हेरिडिटी से बुद्धि मिल जाती है, यानी कि सोचने की क्षमता मिल जाती है, लेकिन जब तक उसको वातावरण नहीं मिलेगा तब तक किसी भाषा को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो भाषा नहीं सीख पाएगा, भाषा सीखने के लिए मेन उसको जरूरी है वातावरण की। ठीक है, तो इस तरीके से वातावरण और हेरिडिटी दोनों आवश्यक है बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, जैसे बीज और मिट्टी। जैसे किसी अगर बड़े से खेत में किसी बीज को उगा रहे हैं, और किसी कटोरी में या किसी छोटे से कटोरी में किसी बीज को उगा रहे हैं, तो उन दोनों की तुलना में बीज का अलग अलग विकास होगा। ठीक है, इस कटोरी में थोड़ा विभिन्न प्रकार के बीज या छोटे उसको कम पोषण मिलेगा तो कम छोटा छोटा होगा, और जो बड़े से खेत में बीज का जो बोया जा रहा है उसमें पौधे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एनवायरनमेंट के और हेरिडिटी के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अगला है वंशानुक्रम के नियम, यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी के नियम क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो हेरिडिटी के 3 नियम है, समानता का नियम, विविधता का नियम और प्रतिगमन का नियम। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी देख लेते हैं।
पहले हम देखते हैं समानता का नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है कि संतान अपने माता पिता के समान गुण प्राप्त करती है। उदाहरण के रूप में बुद्धि माता पिता के संतान में बुद्धिमत्ता की संभावना अधिक होती है। यानी कि क्या होता है कि इसमें वंशानुक्रम में समानता का नियम में क्या होता है कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो समान गुण बच्चों में देखने को मिलते हैं। उसकी जो बुद्धि होती है माता पिता की वो बुद्धि बच्चों में भी देखने को मिलती है या संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है, समानता के नियम में। ठीक है, लेकिन विविधता का नियम क्या है इसको हम देख लेते हैं। विविधता का नियम में क्या आता है कि समान संतान में माता पिता से भिन्न भी हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में बुद्धि माता पिता की संतान कम बुद्धि हो सकती है। यानी इसमें क्या होता है कि हम जो माता पिता का गुण होता है वो बच्चों में कम देखने को मिल सकता है। जैसे माता पिता का बुद्धि काफी तीव्र है लेकिन बच्चों में क्या होगा कि वो बुद्धि कम होगा। ठीक है, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, विविधता के नियम में प्रतिगमन का नियम क्या है, कुछ गुणों में माता पिता में कुछ गुण जो माता पिता में नहीं दिखते हैं वो पूर्वजों के संतान में प्रकट हो जाते हैं। यानी क्या होता है प्रतिगमन नियम में कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में दिखाई नहीं देते हैं, कुछ अलग गुण दिखाई देते हैं। वो जो गुण प्राप्त होते हैं बच्चे को वो उसके पूर्वजों से यानी माता पिता से आए होते हैं। उसको हम प्रतिगमन नियम कहते हैं यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये वंशानुक्रम के नियम है, 3 नियम रहे अलग अलग प्रकार के, इसको हम समझे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला टॉपिक है वातावरण का प्रभाव। यानी कि वातावरण का प्रभाव बच्चों पे कैसे पड़ता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वातावरण का प्रभाव बच्चों पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे इसमें पहला है सामाजिक विकास का प्रभाव, दूसरा है शारीरिक विकास का प्रभाव, तीसरा है मानसिक विकास का प्रभाव और चौथा है भावनात्मक विकास का प्रभाव। इसको हम अलग अलग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला है सामाजिक विकास, यानी कि समाज में रहते हुए बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। जैसे परिवार, दोस्त और स्कूल समाज व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चों को जो समाज में रहता है तो वो समाज में जो भी उसके परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं या स्कूल के जो समाज होता है, जो चीजें करती हैं या उसको देखने को मिलता है उन चीजों को वो व्यवहार को ग्रहण करता है और सीखता है। ठीक है, इस तरीके से समाज सामाजिक विकास उस पर निर्भर होता है। ठीक है, उसको प्रभावित करता है। दूसरा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है कि उचित पोषण, स्वस्थ वातावरण और रोग मुक्त परिस्थिति शारीरिक विकास को बढ़ावा देती है। यानी कि शारीरिक विकास में क्या होता है कि बच्चे को अगर अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, यानी कि साफ सुथरा वातावरण मिलेगा और रोग से मुक्त रहेगा तो उसकी जो विकास करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो पाएगी। जब बच्चा रोग से ग्रसित होगा तो उसकी मनोबल डाउन होगी, वो उन चीजों में उलझा रहेगा जिसके वजह से पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके जो शारीरिक विकास होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, इसके बाद मानसिक विकास का होता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। यानी कि जो मानसिक विकास होता है कि समाज को देखकर या उनकी बातों को सुनकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को कैसे झेल रहा है, उसको हम मानसिक विकास कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक चीजों को देख के या सांस्कृतिक इन्वायरमेंट में कैसे उस पर उन बातों को रिएक्ट कर रहा है, उन चीजों को कैसे समझ रहा है, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। और लास्ट है अंतिम है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो भावनात्मक विकास बच्चे का वह है विकास है जो बच्चे की भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे खुशी और दुखी आदि। यानी भावनात्मक विकास क्या होता है कि बच्चे जो अपनी भावनाओं को अंदर की जो फीलिंग होती है उसको व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी खुशी का इजहार करना या दुखी का इजहार करना। ये चीजें जो होती है भावनात्मक विकास यानी भावनात्मक विकास कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वातावरण में जो प्रभाव करने वाले कारक होते हैं वो बच्चे को विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट के बारे में समझा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं कि बच्चे में वातावरण क्या प्रभाव करता है, बच्चे का वातावरण रहेगा तो किन तरीके से सीखेगा, बच्चे का हेरिडिटी है उससे अगर बालक का माता पिता कम बुद्धि वाले हैं और बालक में ज्यादा तीव्र बुद्धि वाले हैं तो किन कारणों से होता है। ये सब हेरिडिटी में
और इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, और सीटेट में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में समझे। अब इससे संबंधित अगले में हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।